इंडिया के लीगल और पॉलिटिकल इकोसिस्टम में कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ कोर्ट रूम तक लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि सीधा पावर कॉरिडोर्स, इलेक्शन रैलीज और पब्लिक ट्रस्ट के नर्व पॉइंट्स को टच कर जाते हैं। जनवरी 2026 का तीसरा हफ्ता कुछ ऐसा ही था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी ग्रुप पर एलिज्ड बैंक फ्रॉड का मामला, जहां एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इसे देश का सबसे बड़ा बैंक लोन फ्रॉड कहा, वहीं दूसरी तरफ समंदर पार अमेरिका में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC का अडानी पर समन सर्व करने का ड्रामेटिक स्ट्रगल, जहां डिप्लोमेटिक रूट्स फेल हो गए और अब फेडरल कोर्ट से ईमेल और लॉयर्स के थ्रू नोटिस भेजने की परमिशन मांगी जा रही है। दर्शकों, दो अलग इंडस्ट्रियलिस्ट, दो अलग कॉन्टिनेंट्स, दो अलग लीगल सिस्टम्स, लेकिन बीच में एक ही सवाल कि क्या भारत का सिस्टम पावरफुल कॉर्पोरेट्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और अगर हाँ तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? टैक्सपेयर, डेमोक्रेसी या जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी? 14 महीने से गौतम अडानी को समन्स ना सर्व कर पाने की स्ट्रगल को तो आपने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिटेल से जान ही लिया है, लेकिन इस वीडियो में एक बड़े नाम अनिल अंबानी की बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा किया गया एलिज्ड बैंक लोन फ्रॉड सामने आया है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ कर पाएगा, या फिर यूएस कोर्ट की तरह उन्हें भी मुश्किलें होंगी इस केस को आगे बढ़ाने में? जब शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की बेंच ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा कि वो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप कंपनीज और प्रमोटर अनिल अंबानी के खिलाफ चल रही इन्वेस्टिगेशन पर डिटेल स्टेटस रिपोर्ट्स फाइल करे, वो भी सील्ड कवर में, तो मानो इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप ही बदल गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए कोर्ट तक पहुंचा ये केस EAS शर्मा यानी कि फॉर्मर यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरी ने फाइल किया है। जी हाँ, एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल ही कोर्ट में एक जॉइंट कॉर्पोरेट के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है। कोर्टरूम में पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण खड़े हुए और उन्होंने बिना घुमा फिरा के सीधा कहा कि जो हुआ है वो नॉर्मल कॉर्पोरेट डिफॉल्ट नहीं बल्कि सिस्टमैटिक लूट है। एडवोकेट भूषण ने बेंच को बताया है कि अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज का मोर देन ₹1.50 लाख करोड़ ऑफ डेट राइट ऑफ हो चुका है और पैसा शेल कंपनीज के थ्रू साइफन किया गया है। उनका सेंटेंस कोर्टरूम में थोड़ा सा पॉज क्रिएट कर गया। That this was the largest bank loan fraud in the country. उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि अनिल अंबानी और उनकी ग्रुप कंपनीज ने अभी तक कोर्ट में अपीयरेंस नहीं दी, जबकि नोटिस 18 नवंबर पिछले साल इशू हो चुका था। एडवोकेट भूषण ने कहा, This was highly reported in the media. It's not that they do not know. They are watching the proceedings. बेंच ने एक्नॉलेज किया कि नोटिस सर्व होने के बावजूद रिस्पोंडेंट्स अपीयर नहीं हुए हैं, फिर भी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के नाम पर उन्हें लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई। फ्रेश नोटिस इशू हुआ और बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को डायरेक्शन दी गई कि सर्विस प्रॉपर्ली इंश्योर करें। एडवोकेट भूषण यहाँ नहीं रुके, उन्होंने कोर्टरूम से डिमांड की कि ED और CBI दोनों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए और ये भी हाईलाइट किया कि अब तक किसी भी पब्लिक सर्वेंट का नाम एक्यूज्ड के रूप में नहीं है। यहाँ से केस का सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल शुरू होता है। इस हियरिंग में एक इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, I am not opposing Mr. Bhushan. There was a forensic audit. They did find siphoning of funds for other purposes, etc. Based on that, the SBI had filed an FIR with the CBI. गवर्नमेंट के टॉप लॉ ऑफिसर का ये स्टेटमेंट कि वो एडवोकेट भूषण का विरोध नहीं कर रहे, अपने आप में अनयूजुअल था। ऑपोजिशन लॉयर्स इसको एक तरह से रीड कर रहे हैं जैसे सिस्टम मान रहा हो कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, बस स्कोप और अकाउंटेबिलिटी पर फाइट चल रही है। पिटीशन का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जानबूझकर नैरो की जा रही है। रिलायंस कम्युनिकेशंस और ग्रुप कंपनीज ने 2013 से 2017 के बीच SBI लेड कंसोर्टियम से ₹31,580 करोड़ के लोन्स लिए। SBI ने फॉरेंसिक ऑडिट कराया जो अक्टूबर 2020 में सबमिट हुआ, जिसमें एलिजिबली थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के डाइवर्जन, शेल फर्म्स, सर्कुलर ट्रांजैक्शंस एंड शैम एसेट परचेजेस का डिटेल था। लेकिन फॉर्मल कंप्लेंट SBI ने अगस्त 2025 में फाइल की, ऑलमोस्ट 5 साल बाद। पिटीशन के मुताबिक इतना बड़ा डिले कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट एग्जामिनिंग वेदर बैंक ऑफिशियल्स एक्टेड टू शील्ड द बोरोअर ग्रुप। CBI ने बाद में FIR रजिस्टर की कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस के साथ। एलिज्ड रॉन्गफुल लॉस ऑफ ₹2,929 करोड़ बताया गया, लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि ये सिर्फ एक फ्रैक्शन है एक्चुअल स्कैम का। FIR में नॉन एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स, फिक्टिशियस एंट्रीज एंड कॉन्ड्यूट एंट्रीज जैसे कि नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड कुंज बिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे फर्म्स का रोल प्रॉपर्ली कवर ही नहीं हुआ, जो अपने रजिस्टर्ड एड्रेसेस पर मिलती तक नहीं है। पिटीशन में फॉरेंसिक ऑडिट्स ऑफ रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस इंफ्राटेल, रिलायंस टेलीकॉम, रिलायंस कैपिटल जैसे मल्टीपल कंपनीज का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें पैटर्न दिखता है दैट लार्ज स्केल साइफनिंग ऑफ पब्लिक फंड्स, लेयरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड कंपनीज एक्ट, फेमा, सेबी नॉर्म्स एंड RBI डायरेक्शंस का सिस्टमैटिक वायलेशन। यहीं पर पब्लिक सर्वेंट्स का एंगल भी आता है।
पिटीशन के मुताबिक जो बैंक ऑफिशियल्स लोन सैंक्शन कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे या आंखें बंद करके बैठ गए थे, वो सब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। उनको इन्वेस्टिगेशन से बाहर रखना आर्टिकल्स 14 एंड 21 का वायलेशन है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ और फेयर प्रोसीजर का डायरेक्ट अटैक। कोबरा पोस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का भी रेफरेंस दिया गया है, जिसमें क्लेम है कि अनिल अंबानी ग्रुप कंपनीज ने नियरली ₹41,921 करोड़ डाइवर्ट किया, ₹28,874 करोड़ डोमेस्टिक बोरोइंग से और अराउंड ₹13,047 करोड़ ऑफशोर एंटिटीज के थ्रू मॉरिशस, साइप्रस और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से इंडिया रूट किया गया। 2022 रिलायंस कैपिटल फॉरेंसिक ऑडिट भी पिटीशन का हिस्सा है, जिसमें एलिजिबली ₹16,000 करोड़ का रेकलेस इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, सिक्योरिटीज का आर्बिट्ररी डिवैल्यूएशन और लेंडिंग पॉलिसीज का वायलेशन दिखा। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के दौरान ग्रांट थॉर्नटन रिपोर्ट ने प्रेफरेंशियल और अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस का डिटेल दिया, जो क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ थे। और फिर भी पिटीशन के मुताबिक 35 प्लस प्रीमाइसेस पर सर्चेस होने के बावजूद ना कोई मेजर अरेस्ट हुआ, ना कोई सिग्निफिकेंट एसेट फ्रीज हुए। इसीलिए कोर्ट मॉनिटर्ड प्रॉब की डिमांड रखी गई है ताकि पब्लिक कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो सके। दर्शकों, अब अगर बात करें गौतम अडानी कंट्रोवर्सी की, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है, जो पॉलिटिकल सर्कल्स में अब काफी सर्कुलेट हो रहा है। He said, blocked by Modi government for 14 months, US SEC wants federal court to serve summons on Adani via email. This case is one of the reasons why Modi cannot stand up to Trump and meekly surrenders to all his demands. एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण बोल रहे हैं कि अंबानी ग्रुप का फ्रॉड लार्जेस्ट इन द कंट्री है और बैंक ऑफिशियल्स को शील्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ वही एडवोकेट भूषण ट्वीट भी कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने 14 महीने से अडानी के समन्स ब्लॉक कर रखे हैं। कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल कोइंसिडेंस पर नहीं चलती, परसेप्शन पर चलती है। क्या इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम आम बोरोवर्स के लिए स्ट्रिक्ट है और कॉर्पोरेट जायंट्स के लिए फ्लेक्सिबल? क्या अकाउंटेबिलिटी का स्केल पैसों के साथ टिल्ट होता जाता है? ये सवाल अब तेजी से घूम रहे हैं और जब प्रशांत भूषण जैसे लॉयर्स दोनों केसेस में कोर्ट रूम और ट्विटर दोनों जगह एक ही थीम रिपीट करते हैं, तो कंट्रोवर्सी सिर्फ लीगल नहीं रहती, वो नैरेटिव बन जाती है। इस नैरेटिव को कोर्ट सही माने या गलत, ये अलग बात है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सील्ड कवर्स मांगता है और यूएस SEC फेडरल कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा होता है, तो एक बात क्लियर हो जाती है कि भारत के कॉर्पोरेट पावर हाउसेस पर लीगल क्लाउड्स सिर्फ बोर्ड रूम्स तक लिमिटेड नहीं है, वो पॉलिटिक्स के आसमान पर भी गिरते जा रहे हैं। आपका इन दोनों ही केसेस पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।